कभी कभी लगता है कि असल जिंदगी की कहानियां मतलब कल्पना से भी ज्यादा अजीब और डरावनी हो सकती हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक पढ़े लिखे आयुर्वेदिक डॉक्टर की कहानी जो बाद में भारत के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक बन गया। और ये कहानी सिर्फ इसलिए डरावनी नहीं है कि इसमें हत्याएं हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ये उस भरोसे को तोड़ती है जो हम समाज के सम्मानित लोगों पर करते हैं। सही कहा। एक डॉक्टर जिसका काम है जिंदगी बचाना, जब वो ही जिंदगी लेने लगे तो ये हमारे यकीन की जड़ों को हिला देता है। बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र शर्मा की, जिसे मीडिया ने डॉक्टर डेथ का नाम दिया। और ये नाम कोई एक दो घटनाओं की वजह से नहीं मिला। स्रोतों के मुताबिक उस पर 50 से लेके 100 से भी ज्यादा हत्याओं का आरोप है। मतलब ये संख्या इतनी बड़ी है कि यकीन करना भी मुश्किल है। और आज इस पे बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कोई भूला बिसरा केस नहीं है। हाल ही में जून 2025 में एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसने इस क्या कहते हैं, ठंडे पड़ चुके मामले में एक नई जान फूंक दी है। अच्छा। हाँ, एक ऐसा किरदार सामने आया है जो शायद इस कहानी के कई अनसुने पन्ने खोल सकता है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ एक अपराधी की कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक डॉक्टर हैवान कैसे बना, उसके काम करने का तरीका क्या था, और सबसे जरूरी 20 साल बाद हुई ये गिरफ्तारी इस पूरी गाथा को कैसे बदल सकती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये देवेंद्र शर्मा था कौन? एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर। ये विरोधाभास ही अपने आप में हैरान करने वाला है। हाँ, और ये कोई अचानक नहीं हुआ था। देवेंद्र शर्मा ने 1984 में बिहार से अपनी BMS यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिग्री पूरी की। अच्छा। उसने राजस्थान में क्लिनिक भी खोला और कुछ साल प्रैक्टिस भी की। मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, समाज का एक सम्मानित सदस्य। तो फिर वो कौन सा मोड़ था जहां से वो अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ गया? क्या उसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही थी? नहीं, वजह वो नहीं थी। वजह थी जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने की हवस। पैसा? हाँ, सूत्रों के मुताबिक 1990 के दशक में वो एक गैस एजेंसी घोटाले में शामिल हो गया था। उसने कंपनी में मेरा ख्याल है कोई 11 लाख रुपए लगाए थे। उस जमाने में 11 लाख तो बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। लेकिन वो कंपनी फर्जी निकली और उसका सारा पैसा डूब गया। यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। लेकिन फिर भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होने और खुद हत्यारा बनने में तो जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ज्यादातर लोग ऐसी हालत में टूट जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर उसकी मानसिकता समझनी जरूरी है। उसने अपनी असफलता का बदला एक तरह से कहें तो सिस्टम से और समाज से लेने की ठानी, लेकिन एक बहुत ही विकृत तरीके से। जैसे कि उसने पहले किडनी ट्रांसप्लांट एक अवैध रैकेट में हाथ आजमाया। फिर वो नकली गैस सिलेंडरों के धंधे में उतरा। ये एक के बाद एक गलत फैसलों की सीढ़ी थी जो उसे और नीचे ले जा रही थी। मतलब हर छोटा अपराध उसे एक बड़े अपराध के लिए तैयार कर रहा था। एग्जैक्टली। तो ये लालच का एक धीरे धीरे बढ़ता हुआ नशा था। अब सवाल ये है कि इन छोटे मोटे अपराधों से वो हत्याओं तक कैसे पहुंचा? उसका तरीका क्या था? जब उसे लगा कि इन कामों में खतरा ज्यादा है और पैसा उतना नहीं, तब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नया और ज्यादा खौफनाक रास्ता अपनाया। एक गिरोह बनाया? हाँ, एक गिरोह बनाया जिसका निशाना थे टैक्सी ड्राइवर। और ये कोई आम कार चोरी नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी शिकार की प्रक्रिया थी। शिकार, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो अपने शिकार यानी टैक्सी ड्राइवरों को चुनते कैसे थे? उनका तरीका बहुत शातिर था। वे अक्सर देर रात की बुकिंग करते थे, खास तौर पर उन रूटों पर जो उत्तर प्रदेश के सुनसान इलाकों से गुजरते थे। वे ऐसे ड्राइवरों को चुनते थे जो अकेले हों और आसानी से बातों में आ जाएं। गिरोह के सदस्य सवारी बनकर टैक्सी में बैठते और फिर किसी पहले से तय की हुई सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाते। हाँ, जहां बाकी का गिरोह इंतजार कर रहा होता था। और फिर वहां ड्राइवर को घेर लिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती और फिर लाश को ठिकाने लगा दिया जाता। और गाड़ी का क्या करते थे? गाड़ी को मेरठ या आसपास के इलाकों में बेच दिया जाता था। वहां गाड़ियों के इंजन और चेसीज नंबर बदलकर उन्हें आगे बेच दिया जाता था। हर गाड़ी के लिए उन्हें 20 से 25 हजार रुपए मिलते थे। सिर्फ 20-25 हजार रुपए के लिए एक इंसान की जान। मतलब सोचकर भी अजीब लगता है। और ये भी सोचिए कि जिस मेडिकल ज्ञान का इस्तेमाल उसे जिंदगियां बचाने के लिए करना था, शायद उसी का इस्तेमाल वो लोगों को ज्यादा प्रभावी ढंग से मारने के लिए कर रहा था। हाँ, ये इस केस का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। उसका डॉक्टर होना सिर्फ एक पहचान नहीं थी, ये उसका हथियार था।
एक डॉक्टर पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं ना। बिल्कुल। शायद इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक शक के दायरे से बाहर रहा। ठीक है, तो उन्होंने ड्राइवर को मार दिया, गाड़ी भी बेच दी, लेकिन एक चीज हमेशा पीछे रह जाती है, लाश, शरीर, जो सबसे बड़ा सबूत होता है। यहीं पर ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी की भी रूह कंपा दे। लाशों का क्या होता था? हत्या के बाद लाशों को उत्तर प्रदेश की हजारा नहर में फेंक दिया जाता था। नहर में? हाँ, और ये कोई आम नहर नहीं थी। ये नहर मगरमच्छों के लिए जानी जाती थी। एक मिनट, क्या मगरमच्छ? क्या ये सच है? ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। ये सच है। इसका मकसद सिर्फ सबूत मिटाना नहीं था, इसके पीछे और भी भयानक सोच थी। मतलब? देखिए, पहली बात तो ये कि यह सबूत मिटाने का सबसे क्रूर और प्रभावी तरीका था। अगर कोई लाश ही नहीं मिलेगी तो हत्या का केस कैसे बनेगा? सही बात है। ज्यादा से ज्यादा गुमशुदगी की रिपोर्ट होगी। बिल्कुल, बिना लाश के पुलिस के लिए भी ये साबित करना लगभग नामुमकिन था कि ये अपहरण और हत्या का मामला है। मतलब कोई निशान ही ना बचे। और परिवार वाले बस सालों तक इंतजार करते रह जाएं कि शायद उनका कोई अपना लौट आएगा। ये तो क्रूरता की भी हद है। बिल्कुल। और दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक है। ये अपराधी के अहंकार को दिखाता है। किसी इंसान के शरीर को मगरमच्छों को खिला देना, ये सिर्फ सबूत नष्ट करना नहीं है, ये पीड़ित के अस्तित्व को, उसकी पहचान को, उसकी याद को पूरी तरह से मिटा देने की कोशिश है। और शायद यही वजह थी कि हत्याओं की सही संख्या का पता लगाना इतना मुश्किल हो गया। अगर लाश ही नहीं है तो गिनती कैसे होगी? यही उनकी रणनीति थी। देवेंद्र शर्मा ने खुद कबूल किया था कि वो 50 से ज्यादा हत्याओं के बाद गिनती भूल गया था। 50 के बाद गिनती भूल गया? हाँ, हो सकता है असली संख्या 100 से भी ज्यादा हो। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि कितने परिवार आज भी इस उम्मीद में जी रहे हैं कि उनका सदस्य लापता है। ये सब सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। सालों तक ये सब चलता रहा, फिर शर्मा पकड़ा गया, उसे सजा भी हुई, लगा कि ये चैप्टर बंद हो गया है। लेकिन फिर जून 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस की सारी धूल झाड़ दी। हाँ, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देवेंद्र शर्मा के एक मुख्य सहयोगी राजेंद्र उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र उर्फ राजू। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राजू लगभग 2 दशकों से फरार था, 20 साल तक। 20 साल? ये तो एक पूरी पीढ़ी जितना समय है। इतने सालों तक वो कैसे और कहां छिपा रहा? यही तो बड़ी कामयाबी है। 20 साल तक फरार रहने के लिए उसने यकीनन कई बार अपनी पहचान बदली होगी, कई ठिकाने बदले होंगे। वो दिल्ली में ही एक झुग्गी बस्ती में नाम बदल कर रह रहा था। पर मेरा सवाल ये है कि एक पुराने केस में जहां मुख्य अपराधी पहले से ही जेल में है, एक सहयोगी की गिरफ्तारी से अब क्या हासिल होगा? क्या पुराने केस फिर से खुलेंगे? बिल्कुल। राजू कोई छोटा मोटा कायदा नहीं था, वो शर्मा के सबसे भरोसेमंद लोगों में से था। अच्छा। वो उन हत्याओं का चश्मदीद गवाह है जिनके बारे में पुलिस के पास शायद सिर्फ शर्मा का अधूरा कबूलनामा है। वो उन जगहों, उन तारीखों और उन पीड़ितों के बारे में बता सकता है जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब है कि जो संख्या भी 50 से 100 बताई जा रही है, वो और भी ज्यादा हो सकती है और राजू के पास उसकी जानकारी हो सकती है। इसकी पूरी संभावना है। वो इस पूरे आपराधिक नेटवर्क की एक खोई हुई कड़ी है। वो जानता होगा कि वे गाड़ियों को कहां और किसे बेचते थे। उस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल था। और सबसे जरूरी, क्या कोई ऐसा भी था जिसका नाम आज तक सामने ही नहीं आया? बिल्कुल। उसकी गवाही से कई अनसुलझे गुमशुदगी के मामले हत्या के मामलों में बदल सकते हैं। और उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपनों के लौटने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी? उनके लिए ये गिरफ्तारी क्या मायने रखती है? उनके लिए ये न्याय की एक नई किरण है। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। राजू की गिरफ्तारी उन्हें कम से कम सच जानने का एक मौका देती है। एक तरह का क्लोजर, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। हाँ, और ये गिरफ्तारी कानून प्रवर्तन की दृढ़ता को भी दिखाती है कि संगीन मामलों की फाइलें कभी पूरी तरह बंद नहीं होती। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक डॉक्टर है जो सीरियल किलर बन गया, एक गिरोह जो टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाता था, लाशों को मगरमच्छों को खिलाने का भयानक तरीका, और अब लगभग 20 साल बाद एक प्रमुख सहयोगी की गिरफ्तारी। जब इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं तो ये किस तरह की तस्वीर पेश करता है? ये तस्वीर अपराध के आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये विश्वास के टूटने की कहानी है।
ये लालच की उस अंधी दौड़ की कहानी है जहां इंसान अपनी इंसानियत खो बैठता है। और न्याय की लंबी प्रक्रिया की भी। हाँ, और न्याय की उस लंबी और धीमी प्रक्रिया की भी कहानी है जो कभी-कभी दशकों बाद अपना काम करती है। एक डॉक्टर का हत्यारा बनना समाज के लिए कई असहज सवाल खड़े करता है। जैसे कि हम अपने आसपास के लोगों के बारे में असल में कितना जानते हैं? क्या किसी का पेशा या उसकी सामाजिक हैसियत उसके चरित्र की गारंटी हो सकती है? बिल्कुल। देवेंद्र शर्मा का केस इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देता है। वो दिन में एक डॉक्टर था और रात में एक शिकारी। यह हमें इस कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है कि बुराई कहीं भी, किसी भी रूप में, यहाँ तक कि सबसे अप्रत्याशित चेहरों के पीछे भी हो सकती है। तो आज हमने देवेंद्र शर्मा की कहानी की परतों को खोला। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से डॉक्टर डेथ बनने का उसका खौफनाक सफर, उसके अपराधों का क्रूर तरीका और सबूत मिटाने के लिए मगरमच्छों का भयावह इस्तेमाल। और हमने ये भी समझा कि कैसे उसके एक पुराने साथी राजेंद्र उर्फ राजू की हालिया गिरफ्तारी ने इस केस को एक नए मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी को पकड़ना नहीं है, ये अतीत के पन्नों को फिर से खोलकर सच और न्याय की एक नई तलाश शुरू करने जैसा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिर्फ अपराध की दुनिया के बारे में ही नहीं बल्कि इंसानी फितरत की अंधेरी गलियों के बारे में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और ये पूरी चर्चा एक विचार छोड़ जाती है जिस पर सोचना जरूरी है। किसी व्यक्ति के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? एक जो समाज में सम्मानित है और दूसरा जो इतना क्रूर है। क्या बाहरी पहचान हमेशा अंदर की सच्चाई को छुपा सकती है? और समाज ऐसे खतरों को पहचानने में कहाँ चूक जाता है? ये सवाल सिर्फ देवेंद्र शर्मा के बारे में नहीं है ना? नहीं, ये हम सबके लिए अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और गहराई से देखने के लिए